अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ चैप्टर नंबर 3 बायो का बायोडाइवर्सिटी आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले जो पुराने दौर में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ हमारे पास एक ग्रीक फ़िलोसफ़र था, यूनानी फ़िलोसफ़र था जिसका नाम एरिस्टोटल था, उसने दिया। ठीक है, उसने तमाम के तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसको उसने नाम दिया था प्लांटी और एनिमिलिया का। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो ग्रीक फ़िलोसफ़र एरिस्टोटल ने दिया। उसने तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, इन 700 में अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने कम अज़ कम एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था। उसने आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था। किसने? अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने। ठीक है, 1700 में अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने तकरीबन 350 स्पीशीज़ थी एनिमल्स की। उन 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो थी उनकी तमाम खूबियों के बारे में उसने अपनी बुक में लिखा। सबसे ज़्यादा उसने आंट्स के बारे में डिस्कस किया, मतलब ये जो चींटियाँ हैं ना, इनके बारे में। ठीक है, इन 1172 में इब्ने रुश्द आया। उसने एरिस्टोटल की बुक जिसका नाम डी एनिमा था उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। और 15वीं सदी के लास्ट पे बहुत से साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन मेथड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या मैंने बताया कि 1700 में अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ आया जिसने 350 स्पीशीज़ जो थी एनिमल की उनको उनकी करैक्टरिस्टिक्स को अपनी किताब में डिस्क्राइब किया। सबसे ज़्यादा उसने आंट्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने लिखा है आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में। 1172 में इब्ने रुश्द आया जिसने एरिस्टोटल की बुक का नाम था डी एनिमा। ठीक है, ऑन द सोल। उसने अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया। और 15वीं सदी के लास्ट पे बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन मेथड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं एंट्री जो था, इसने प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में। ठीक है, और इसने उनको जेनरा का नाम दिया। डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। ठीक है, और जेनरा का नाम दिया। फिर हमारे पास आया जॉन रे। उसने क्या किया, उसने जो प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर काम था उसको पब्लिश किया। ठीक है, ऑगस्टस जो था हमारे पास, उसने टैक्सन ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया। जो हमारे पास टैक्सा है ना, ऑर्डर। ठीक है, इंट्रोड्यूस द टैक्सन ऑफ ऑर्डर का जो टैक्सा है उसको क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमारे पास आया है टॉर्ने फोर्ट। ठीक है, टॉर्ने फोर्ट ने क्या किया जी, इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशी। अगस्टस ने सिर्फ ऑर्डर के टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि टॉर्नी फोर्ट ने क्लास और स्पीशी के टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया। देन हमारे पास आ गया कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस ने ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जिस्मानी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसने क्या किया, स्पीशीज की ग्रुपिंग की। ठीक है, स्पीशीज की ग्रुपिंग की अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, अब ये जो कार्लस लीनियस था ना, इसने नेचर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 था उसका मिनरल, नंबर 2 वेजिटेबल एंड नंबर 3 एनिमल्स। ठीक है, क्या मैंने कहा कि कार्लस लीनियस ने नेचर को 3 किंगडम में डिवाइड किया था। नंबर 1 मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल्स। ठीक है, कार्लस लीनियस ने 5 रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी यूज़ किए थे। अब वो रैंक्स कौन कौन से थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। ठीक है, लीनियस जो था ये इस वजह से जाना चाहता था सबसे ज़्यादा क्योंकि इसने
जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड है ना, साइंटिफिक हर स्पीशी को साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड जो अभी तक चल रहा है वो कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लियर है। उसके बाद जी ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना बेसिकली ये हर उस काम को प्रेफर करते हैं जो कि बेहतर से बेहतरीन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ना तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस सिस्टम को जो कि उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस बारे में? डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ जो कि जानदारों के दरमियान पाई जाती हैं। ठीक है। इस सिस्टम के मुताबिक जो तमाम जानदार थे ना उनको सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम में ही डिवाइड किया गया था। लेकिन जो टेक्सोनोमिस्ट थे ना वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे एग्री थे। ठीक है। अब हम ये देखेंगे जी क्या ड्रॉबैक्स थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के, जिसकी वजह से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो टेक्सोनोमिस्ट थे वो क्या करते थे, उससे एग्री करते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है ऐसा सिस्टम जो सिर्फ 2 किंगडम पे बेस करता है। ठीक है। ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का सिस्टम था जिसमें तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 प्लांटी और नंबर 2 एनिमिलिया। ठीक है। इस किंगडम के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप से प्लांटी और एनिमिलिया, और उनको नाम दिया गया था, एक को हेटेरोट्रॉफ्स का, दूसरे को ऑटोट्रॉफ्स का। अब इस किंगडम के मुताबिक ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो अपने अंदर स्टोर भी करते हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करते खुराक के लिए, तो ऐसे जानदारों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और इन ऑटोट्रॉफ्स को उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा। ठीक है। तो प्लांटी हमारे पास एक ऐसा किंगडम है जिसमें तमाम के तमाम प्लांट्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। एक तो ये किंगडम था जिसको किंगडम प्लांटी कहा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। ठीक है। जो अपनी खुराक को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपनी खुराक के लिए वो डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों पे या दूसरे प्लांट्स पे, उनको नाम दिया ऑटोट्रॉफ्स का। और इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स को हमने नाम दे दिया किंगडम एनिमिलिया का। ठीक है। क्योंकि किंगडम एनिमिलिया जो है ये तमाम उन जानदारों पे मुश्तमिल है जो कि अपनी खुराक को प्रिपेयर नहीं कर सकते और डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों या प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे ना देखें, ये जो है ना हमारे पास कुछ जो सिस्टमेटिक टेक्सोनोमिस्ट थे ना, उन्होंने इस सिस्टम को बड़ा अनवर्केबल सा फील किया, बहुत ज़्यादा यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, जैसे कि यूग्लिना। क्या मैंने कहा कि ये जो सिस्टम है ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको बहुत ज़्यादा जो हमारे पास टेक्सोनोमिस्ट थे ना उन्होंने इसको अनवर्केबल सा फील किया, लाइक डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे फर्स्ट वन को मैं डिस्क्राइब करती चलूँ कि यूग्लिना की मिसाल ले लें। अब ऊपर हमने डिवाइड किया था किंगडम एनिमिलिया और प्लांटी, ऐसे ही है ना कि जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं वो प्लांटी में आ जाते हैं और जो नहीं करते वो किंगडम एनिमिलिया में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूग्लिना की मिसाल लेना तो यूग्लिना को देखें जी आप, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टर्स। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट के जैसे भी और एनिमल के जैसे भी करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते चलें जी प्लांट के किस तरह से, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल आपको पता है जी फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। और जो क्लोरोफिल है वो खुराक बनाने में इस्तेमाल होता है। जबकि एनिमल लाइक अगर आप देखें तो ये न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लेक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो दोनों करेक्टर्स आगे। ठीक है। प्लांट लाइक इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और एनिमल इसलिए क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डार्कनेस में, और इसमें सेल वॉल की कमी होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको एक सेपरेट किंगडम में रखना ही ज़रूरी समझा गया। इसीलिए इस सिस्टम को इन्होंने क्या किया जी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इग्नोर किया। और बेसिकली ना ये जो सिस्टम था इसमें ये चीज़ भी इग्नोर की गई थी कि ऑर्गेनिजम्स वो नहीं बताए गए थे कि जो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं। ठीक है। इस सिस्टम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस को भी इग्नोर किया गया था। इसलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना हमारे पास, इसको इग्नोर किया गया। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को भी किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स थे
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, क्योंकि इसमें यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट और एनिमल की, तो उसके लिए एक अलग किंगडम ही होना चाहिए था, तो दैट्स वाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया गया। ओके जी, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास क्या है। 1866 में एरनस्ट हैकल हमारे पास एक साइंसदान था जिसने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, और मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया, और इसने एक नया सिस्टम प्रपोज करवाया जिसको थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है, जो कि प्रोटिस्टा था, ठीक है। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम रखा प्रोटिस्टा। अच्छा जी, ये वो हमारे पास किंगडम था जिसमें यूग्लिना जैसे एनिमल्स को रखा गया, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो इसमें ये जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इन्होंने बैक्टीरिया को भी उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, लेकिन यहाँ पे मसला आ जाता है फंजाई का। लेकिन इस सिस्टम में ना फंजाई अभी तक जो था वो किंगडम प्लांटी में ही शामिल था, ठीक है। क्या मैंने कहा, 1866 में एरनस्ट हैकल आया जिसने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि प्रोटिस्टा था। इस किंगडम में उन जानदार यूक्लिना जैसे जानदारों को रखा गया जिसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं, एनिमल और प्लांट लाइक, ठीक है। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा था ना, बैक्टीरिया को भी उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख लिया गया, लेकिन बात आ रही है फंजाई की, जो कि स्टिल अभी तक कहाँ पे रखा गया है, किंगडम प्लांटी में, ठीक है। अब बेसिकली ये जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, इसमें भी क्लियर डिफरेंस नहीं बता रहे थे वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, ठीक है। अब कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे ना वो इस वजह से डिसएग्री थे क्योंकि पोजीशन जो थी ना फंजाई की वो अभी तक किंगडम प्लांटी में ही क्यों है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को अभी भी क्लियर नहीं किया गया था, और सबसे बड़ी बात कि जो बायोलॉजिस्ट थे वो इसलिए डिसएग्री करते थे इस ग्रुप से क्योंकि किंगडम प्लांटी में अभी तक फंजाई को रखा गया था, जबकि फंजाई जो है ना वो प्लांट्स से रिजेंबल करती है, ठीक है, प्लांट्स से ज़्यादा रिजेंबल करती है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है, बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ, मतलब कि वो अपनी खुराक खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते फंजाई। ये स्पेशल हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, ठीक है, और इनमें इनकी सेल वॉल्स में सेलुलोज भी नहीं होती, ठीक है, रेदर पोजेस काइटन। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन से मिलके बनती है और इनकी जो सेल वॉल में ना सेलुलोज नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें क्लियर डिफरेंस नहीं था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, और जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस वजह से भी डिसएग्री कर रहे थे क्योंकि किंगडम प्लांटी में अभी तक फंजाई को रखा गया था। फंजाई जो है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से प्लांट से रिजेंबल करती है लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, और ये स्पेशल किस्म के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपनी फूड हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, और इनकी जो सेल वॉल है ना उनमें सेलुलोज नहीं होता बल्कि इनकी सेल वॉल में काइटन होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि काइटन से मिलके बनती है, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था। बेसिकली 1937 में ई चार्टन ने सजेस्ट किया था, जो टर्म प्रोकैरियोट है ना उसमें उसने डिस्क्राइब किया बैक्टीरियाज को, और जो यूकैरियोट है उसने उसने तमाम एनिमल्स और प्लांट्स को रखा, ठीक है। ई चैटन जो कि 1937 में उसमें प्रोकैरियोटिक जो टर्म को सजेस्ट किया था बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था, और यूकैरियोट्स में उसने डिस्क्राइब किया था एनिमल्स और प्लांट सेल को। 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसका ये जो सिस्टम था ना ये बेस करता था दो चीज़ों पे। वो कौन सी चीज़ें थी, एक तो ये थी कि इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स थे ना उसमें प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक आ जाते हैं, ठीक है। और जो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो तीन है इसमें। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 इंजेशन। अब फोटोसिंथेसिस में आप लोग जानते हैं कि जी वो प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास जो कि प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो अपनी खुराक बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन में फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि अपनी खुराक को हासिल करते हैं बाय द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इंजेशन में हमारे पास वो जानदार आ जाते हैं जो कि इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी खुराक को, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स
ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। अब वो 5 किंगडम जो कि रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी एंड नंबर 5 एनिमिलिया। ठीक है। 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्स आए थे, जिन्होंने विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया था, मॉडिफाई किया था, मतलब कि मज़ीद उसको बेहतर बनाया था। उन्होंने जेनेटिक्स को कंसीडर किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि क्लासिफिकेशन में हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि उसकी जो रॉबर्ट विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस करता था। एक तो लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स, और जबकि दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि 3 चीज़ों पे बेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। तो रॉबर्ट, ये जो श्वार्ट्स और मार्गुलस आए थे ना 1988 में, इन्होंने विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। क्यों, कैसे? इन्होंने जेनेटिक्स को कंसीडर किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, और इसका जो दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, इसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा था। उसको इस तरह से इसने बनाया था कि तमाम जानदार जो थे वो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आए, और तभी जाके इन्होंने क्या किया था जी, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मज़ीद मॉडिफाई करके इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह आगे डिटेल से मैं आपको करवाऊंगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।